अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन का चैप्टर कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक टॉपिक है चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स में देखेंगे हम कि ये बेसिकली कॉज कौन सा वायरस करता है। तो चिकन पॉक्स बेसिकली कॉज होता है बाय द वायरिसिला जो सा है वो चिकन पॉक्स को कॉज करता है। इट इज़ एन एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द वेस्कुलर रैश। अब जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसमें जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है वो है रैश। अब हम देखते हैं एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बाय और डिटर्मिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन बाय में आता है टाइम, प्लेस, पर्सन, एज, इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन। टाइम टाइम मतलब किस सीज़न में मोस्टली होता है चिकन पॉक्स, तो वो होगा विंटर सीजन में, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। प्लेस मोर कॉमन इन द ओवर क्राउडेड एरियाज़, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उन एरियाज़ में जो है चिकन पॉक्सेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर्सन में आ जाता है एज, इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन। एज चिल्ड्रन अंडर द 10 ईयर्स, 10 साल के या फिर उसके अंडर जो बच्चे होंगे उनको चिकन पॉक्सेस के ज़्यादा चांसेस होंगे। इम्यूनिटी वन टैग गिव्स द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मतलब चिकन पॉक्स का एक अटैक इनफ होता है, इसके बाद चिकन पॉक्स का अगेन अटैक नहीं होता। न्यूट्रिशन मतलब कि जिनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, जिनको प्रॉपर वाटर जोन सा है वो नहीं मिलता, साफ़ पानी का मसला होता है या फिर हाइजेनिक मसला होगा, उनको जोन सा है वो चिकन पॉक्स के चांसेस होती हैं। आगे आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में आ जाते हैं प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स। प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स में आएगा वेरिसिला जोस्टर वायरस। वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है वो कॉज कर सकता है चिकन पॉक्स को। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में आएगा पुअर पर्सनल हाइजीन या फिर ओवर क्राउडिंग, मतलब कि जिनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी, पानी साफ़ नहीं होगा जिन इलाकों में, उन वहाँ पे चिकन पॉक्सेस के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ओवर क्राउडिंग होगी, वहाँ पे भी चिकन पॉक्सेस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स। प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स में था वेरिसिला जोस्टर वायरस और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में क्या है, पुअर पर्सनल हाइजीन और ओवर क्राउडिंग। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में दो आ जाते हैं, ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस और लेजन्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा। कौन कौन से हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्या है, ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस होंगी या फिर लेजन्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा। नेक्स्ट आ जाता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जब रैशेस की अपीयरेंस के 2 दिन से 5 दिन तक ये होगा, ठीक है। आगे आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है डायरेक्ट और ट्रांसप्लेसेंट्रा। डायरेक्ट में क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, डायरेक्ट और ट्रांसप्लेसेंटल। डायरेक्ट में आ जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आ जाएगा और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आ जाता है। ट्रांसप्लेसेंटल में आ जाता है फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू द चाइल्ड लीडिंग टू द कंजेनिटल वेरिसिला, मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसको चिकन पॉक्स हुआ है तो उससे चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे में भी हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंजेनिटल वेरिसिला। आगे आ जाता है रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन, किसी कोई भी हो इन्फेक्टेड पर्सन हो उससे भी हो सकते हैं चांसेस चिकन पॉक्स के। पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब कि किस तरह से चिकन पॉक्स का जो वायरस है जो कॉज कर रहा है, वायरस जो सा चिकन पॉक्स कॉज कर रहा है वो किस तरह से बॉडी में एंटर हो सकता है, तो वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होगा 14 to 16 डेज। तो ये था चिकन पॉक्स के एपिडेमोलॉजी, जिसमें हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन बाय और आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में थे प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं इसके, रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री, और उसके बाद आ जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के क्लिनिकल फीचर्स देखें तो उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, प्री इरोप्टिव स्टेज होगी और इरोप्टिव स्टेज होगी। अब प्री इरोप्टिव स्टेज में जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं ऑनसेट इज सडन, माइल्ड और मॉडरेट फीवर होगा, बैकएक होगी,
मलेज होगा और शिवरिंग होगी। मतलब जो फीवर होगा वो माइल्ड से मॉडरेट होगा, बैकिक होना शुरू हो जाएगी। मलेज मतलब फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल, रेस्टलेसनेस हो जाए शुरू हो जाएगी, बीमार बीमार सा फील होना शुरू हो जाएगा और शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नोट दिस स्टेज लास्ट अबाउट द 24 आवर्स इन चिल्ड्रन एंड 2 to 3 days इन अडल्ट। अब जो ये कंडीशन होगी कि माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हो रहा है, बैकिक हो रहा है, मलेज हो रहा है और शिवरिंग होगी, बच्चों में ये जोन सी है कितनी देर रहेगी 24 आवर्स, और जो अडल्ट होंगे उनमें होगी 2 to 3 days के लिए। आगे आ जाता है सेकेंड स्टेज, वो है इरोप्टिव स्टेज। इरोप्टिव स्टेज इन चिल्ड्रन द रैश इज़ ऑफन द फर्स्ट साइन कमिंग ऑन द डे द फीवर स्टार्ट। जो बच्चों में होगा वो यही होगा कि जून से जैसे ही फीवर होगा उसी दिन जून से हैं वो रैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमने देखा था कि इसके इंट्रोडक्शन में भी कि मोस्टली जोन सा है कैरेक्टराइज्ड हो रहा था बाय द वेस्कुलर रैश से, ठीक है, कि मतलब रैश जोन सा है वो इंडिकेशन होती है चिकन पॉक्स की। तो इरोप्टिव स्टेज में भी उसने यही बात बोली है कि इन चिल्ड्रन द रैश इज़ ऑफन द फर्स्ट साइन कमिंग ऑन द डे द फीवर स्टार्ट। जिस दिन फीवर स्टार्ट होगा उसी दिन बच्चे को जोन सा है वो रैश होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स देखें तो करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, रैश इज सिमेट्रिकल होंगे, द फर्स्ट अपेयर ऑन द ट्रंक, उसके बाद ये फेस पे होंगे, फिर आर्म्स पे होंगे और फिर लेग पे होंगे। वेयर इट इज़ लेस अबर्डेंट, मतलब कि मोस्टली जोन सा होंगे वो ट्रंक पे होंगे, लेकिन उसके बाद जोन सा है चांसेस हो सकते हैं कि ये फेस पे भी अपेयर होना शुरू हो जाए, आर्म्स पे भी अपेयर होना शुरू हो जाए, लेग्स पे भी अपेयर हो सकते हैं, ठीक है, और लेकिन ये लेस अबर्डेंट होते हैं। मोस्टली जोन से होंगे वो ट्रंक रीजन पे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है म्यूकोजल सरफेस आर जनरली इन्वॉल्व। इसमें जो सी म्यूकोजल सरफेस होगी वो मोस्टली इन्वॉल्व होती है। एक्जिला में बी अफेक्टेड बट द पाम एंड द सोल आर नॉट यूजली अफेक्टेड। इसमें एक्जिला तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन जो पाम्स और सोल्स होते हैं, ठीक है, हाथ और पाँव की जो सरफेस होगी, पाम्स और सोल्स जो से हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे इसमें। डेंसिटी ऑफ द इरप्शन डिमिनिशेस द सेंट्रीफ्यूगली। नेक्स्ट देखते हैं रैपिड एवोल्यूशन। अब इसमें आ जाता है कि रैश जो से है एडवांसेस क्विकली थ्रू द स्टेज ऑफ द मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्कैब। अब मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्कैब का क्या मतलब होगा कि रैशेस की ये स्टेजेस हैं फर्दर कि ये इन स्टेजेस से गुजरेंगी। अब रैशेस जो से हैं वो एडवांस होंगे। जब मैक्यूल होगा तो क्या होगा, मैक्यूल बेसिकली क्या होते हैं, फ्लैट डिस्कलर्ड एरिया हो जाता है स्किन का। स्किन का जो एरिया होता है जहाँ पे ये रैशेस होना स्टार्ट होते हैं तो वो डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। तो ये होगी फर्स्ट स्टेज मैक्यूल। आगे आ जाता है पेप्यूल। पेप्यूल में बेसिकली क्या होगा कि स्मॉल पिपल टाइप रैश होते हैं। रैशेस में जो है वो छोटे 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 दाने बनना शुरू हो जाते हैं, पिपल बनना शुरू हो जाएंगे, तो वो होगी पेप्यूल। आगे आ जाते हैं वेसिकल। वेसिकल में क्या होगा कि फ्लूइड फील्ड जो से है वो बनना शुरू हो जाएंगे। और स्कैब में बेसिकली क्या होगा कि ड्राई क्रस्ट आफ्टर द वाउंड, बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे कोई ज़ख़म के बाद एक क्रस्ट बन जाती है ड्राई सी, सेम टू सेम वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो रैशेस के कौन कौन से स्टेजेस होंगी, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्कैब। मैक्यूल में क्या था, मैक्यूल बेसिकली स्किन डिसकलर होना शुरू हो जाएगी। पेप्यूल में क्या होगा कि स्मॉल पिंपल्स जो से है ना वो रैश में आना शुरू हो जाएंगे। वेसिकल में क्या है कि फ्लूइड फिल हो सकते हैं और स्कैब में क्या है कि जो सी ड्राई क्रस्ट वो बनना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, आगे फर्दर यही बात बोली गई है कि वेसिकल्स किस तरह से होंगे, स्कैबिंग किस तरह से होगी, कितनी देर के लिए होगी, ठीक है। तो स्कैबिंग बीइंग्स 4 to 7 days आफ्टर द रैश अपेयर। रैश होने के साथ 4 से 7 दिनों में जो है ना वो स्कैबिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लियोमॉर्फिज्म। अब इसमें क्या होता है कि ऑल स्टेजेस ऑफ द रैश, जैसे कि हमने जो स्टेजेस पढ़ी है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्कैब वगैरह, ठीक है, तो ये जितनी भी स्टेजेस हैं मे बी सीन स्टिमुलसली एट वन टाइम इन द सेम एरिया। ये जितनी भी हमने स्टेजेस देखी है ये सेम टाइम पर भी सेम एरिया में देखने को मिली जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीवर। अब फीवर जोन सा है डज नॉट रन हाई, फीवर जोन सा है वो एक लिमिट में रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट इट शोज़ एग्जर्बेशन विद द ईच फ्रेश क्रॉप ऑफ द
इरप्शन, मतलब कि जैसे जैसे नया रैश बनना शुरू होगा तो क्या होगा कि फ़ीवर में की जो सीवियरिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है उस कंडीशन में, वरना जो फ़ीवर होगा वो एक लिमिट के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, एक्यूट सेरेब्रल एटेक्सिया हो सकता है, या फिर रे सिंड्रोम हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बर्थ डिफेक्ट आ सकता है। अगर जो है प्रेग्नेंट वुमेन को हो सकता है चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या होगा कि बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकता है। रहता है कंट्रोल, कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सा दिया जाता है वो होता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कैन बी गिवन टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन जो सी है वो यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ पेशेंट। पेशेंट को अगर ये चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए होता है नोटिफिकेशन टू द हेल्थ अथॉरिटीज़। हेल्थ अथॉरिटीज़ को जो सा है वो उनको जो सा है ना ये बताया जाता है कि पर्सन को जो सा है ना वो चिकन पॉक्स हो गया। उसके अलावा अगर बच्चे जो से स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको जो सा है ना वो आइसोलेट किया जाता है। उसके अलावा उनका कॉन्टैक्ट किसी भी जो से है उनके फ्रेंड्स से, कम्युनिटी से जो सा है ना वो कम कर दिया जाता है। क्वारंटाइन जो सा है वो नेसेसरी नहीं होता, लेकिन बेटर यही होता है कि उनका जो सा है ना किसी से मिलना जुलना वो कम कर दिया जाए। तो ये जो सा होता है वो है कंट्रोल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंटिव मेयर्स। प्रिवेंटिव मेयर्स में क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन्स जो से हैं वो दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलरी विद इन द 72 आवर्स ऑफ द एक्सपोजर। तो उसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है। तो ये था चिकन पॉक्स।